नेपाल इन दिनों एक बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है और ये इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे। इस प्रदर्शन में कई जानें भी गई। सिर्फ काठमांडू में ही सेना की तरफ से गोलीबारी में 18 युवाओं की मौत हो गई। कुल मिलाकर देश भर में 19 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। लेकिन सवाल ये है कि ये हालात बने ही क्यों? नेपाल में बार बार राजनीतिक संकट क्यों आता है? और अब इस्तीफे के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? आइए एक एक करके समझते हैं। 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने अचानक 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म भी शामिल थे। सरकार का दावा था कि ये बैन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन युवाओं के लिए ये सीधा हमला था उनकी अभिव्यक्ति की आजादी पर। युवाओं का दावा था कि सत्ते में बैठे लोग करप्ट हैं। यहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई। शुरुआत में ये शांति से चला, लेकिन धीरे धीरे प्रदर्शन उग्र हो गया। पुलिस की गोलीबारी भी हुई। इधर प्रदर्शनकारियों ने देश के संसद को फूंक दिया। मिनिस्टर्स को सड़कों पर पीटा गया। इस प्रदर्शन के दौरान पूर्व पीएम की पत्नी की मौत की भी खबर सामने आई। इस दबाव में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को मंगलवार को इस्तीफा देना पड़ा। अब सवाल ये है कि नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? युवाओं के बीच एक नाम तेजी से उभर रहा है, बलिंदर शाह, जिन्हें लोग प्यार से बलेन भी कहते हैं। बलिंदर शाह का नाम कई बार सामने आया है, जहां लोग उन्हें अगला पीएम बनाने की बात कर रहे हैं। बलिंदर शाह का बैकग्राउंड काफी दिलचस्प है। उनका जन्म 1990 में काठमांडू में हुआ। उन्होंने पहले सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर मास्टर्स किया स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में भारत की विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वे नेपाल की अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन का भी हिस्सा थे। अपने रैप के जरिए वे भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दे उठाते रहे हैं। 2022 में उन्होंने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर काठमांडू का मेयर चुनाव लड़ा और बड़ी पार्टियों को हराकर जीत हासिल की। उन्हें 61,000 से ज्यादा वोट मिले। आज वही बलेन युवाओं की पहली पसंद बन चुके हैं। हालांकि उन्होंने खुद कहा कि ये आंदोलन पूरी तरह जेनजी का है और वे इसे लीड नहीं कर सकेंगे। उनका संदेश साफ था, सरकार गिर चुकी है, अब हिंसा बंद करनी चाहिए। देश की संपत्ति जलाना असल में अपनी ही संपत्ति जलाना है। लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है कि उन्हें अगले प्रधानमंत्री के संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल आता है कि नेपाल में बार बार राजनीतिक संकट क्यों आता है? इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। 1951 से पहले नेपाल पर राणा शासक हुकूमत करते थे। ये एक तरह की वंशागुनत व्यवस्था थी, जहां प्रधानमंत्री का पद भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। 1951 में लोकतंत्र की शुरुआत हुई और राणा शासन का अंत हुआ। 1961 में राजा महेंद्र ने अचानक राजनीतिक पार्टियों पर बैन लगा दिया और पंचायत सिस्टम लागू किया। इसमें सारी ताकत राजा के हाथ में आ गई। 1990 में जनता फिर सड़कों पर उतरी। इस आंदोलन को पीपल्स मूवमेंट कहा जाता है। राजा को झुकना पड़ा और बहुदलीय लोकतंत्र बहाल हुआ। 1991 में नेपाल के माओवादी गुट ने विद्रोह किया। उनकी मांग थी कि संसद और राजशाही दोनों खत्म कर दी जाए और जनता की सरकार बने। ये संघर्ष 10 साल चला और इसमें 17,000 से ज्यादा लोग मारे गए। 2006 में इसके बाद एक और बड़ा आंदोलन हुआ। इस बार जनता ने राजशाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 2008 आते आते नेपाल ने राजतंत्र को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और खुद को फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित कर दिया। 2015 भी नेपाल ने नया संविधान अपनाया। 2015 से अब तक केपी शर्मा ओली 4 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन हर बार विवादों और राजनीतिक खींचतान की वजह से सरकारें अस्थिर हो गई। दरअसल 2008 से अब तक नेपाल में 14 सरकारें बदली जा चुकी हैं। यानी पिछले 7 दशकों में नेपाल की राजनीति कभी स्थिर नहीं रही। अब आगे क्या होगा? तो फिलहाल नेपाल में तस्वीर ये है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। सड़क पर युवा हैं, खासकर जेनजी, जिन्होंने इस बार अपनी ताकत दिखा दी है। बलिंदर शाह इस आंदोलन का प्रतीक बनकर उभरे हैं। भले ही उन्होंने खुद को लीडरशिप से दूर रखा हो, लेकिन जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को नकारा नहीं जा सकता। अब देखना ये होगा कि क्या नेपाल को इस बार एक स्थिर सरकार मिलेगी या फिर ये देश एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता के उसी पुराने चक्र में फंस जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या बलिंदर शाह नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नेपाल की राजनीति उसी पुरानी राह पर चलती रहेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।